हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो दोस्तों, ट्रिविया टेस्ट से सीरीज स्टार्ट की थी, उसी में हमने जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन सीरीज देखा। आज से दोस्तों क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हो रही है, था हमारा सेकेंड यूनिट जो है था जलवायु विज्ञान। उससे संबंधित क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करें दोस्तों। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वायुमंडल से संबंधित, वायुमंडल की संगठन और संरचना से संबंधित, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर से संबंधित ट्रिविया टेस्ट इसको आज कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, विद्या स्थली बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और स्कूल व्याख्याता के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, अर्थात ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे और इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे। इसी में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 4,000 रुपये। इसके साथ ही दोस्तों रिसर्चर बैच था, जिसको पीएचडी करनी है जेआरएफ लेकर, उसके लिए भी एनटीए नेट जेआरएफ की ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है, जिसमें आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स दोस्तों आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में दोस्तों होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। इसी कोर्स में दोस्तों आपको प्रिंटेड टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट होंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 4500 रुपये। इसी के साथ दोस्तों आचार्य बैच असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, जहां अभी यूपी और हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई है। कोर्सेज में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में और पेपर 2 ज्योग्राफी के प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगी, और इसी में दोस्तों टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 6100 रुपये। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए भी ज्योग्राफी की क्लासेस अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में और पेपर 2 ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे, और इसी में आपको टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 7100 रुपये। साथ में दोस्तों सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है, जिसकी फीस बहुत ही कम है दोस्तों, मात्र 299 में आपको सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे और यूनिट अनुसार आपको टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे और उनकी व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा। साथ ही भी परीक्षा की योजना के अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे और सभी टेस्ट की सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। तो चलिए दोस्तों, वायुमंडल के संगठन और संरचना से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस विद्यमान है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन? कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? दोस्तों वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल एक गैस धूलकण का एक आवरण, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर गैसों, धूलकण, जलवाष्प का ही एक आवरण होता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में दोस्तों अनेक प्रकार की गैसें विद्यमान होती है, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2, नियोन, हीलियम आदि अनेक प्रकार की गैसें विद्यमान होती है, परंतु यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैसेस पाई जाती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। लगभग 78.2
8% भाग पर नाइट्रोजन गैस की विद्यमानता है। उसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन दोस्तों 20.94%। इसके साथ ही दोस्तों आर्गन है जो मात्र 9% भाग पर विद्यमान होती है। सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्सीजन की विद्यमानता है। लगभग 98% से भी अधिक भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ही विद्यमान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। कथन 2 है कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? आंसर बताइए दोस्तों, सही कथन कौन सा है दोनों में से? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला कथन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, और उसके बाद में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही मानी जाती है, जो लगभग दोस्तों 0.3% भाग पर पाई जाती है। लेकिन दोस्तों यह कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, यह कथन गलत है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर नहीं पाई जाती है दोस्तों। ऑक्साइड किसी एक प्रकार की गैस का नाम नहीं होता है, तो यह कथन वैसे गलत हो जाता है। दूसरा कथन है कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। जैसे कि ये सूर्य है, इससे निकलने वाली किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन किरणों को तो पृथ्वी तक आने देती है, और जब यह टकराकर पार्थिव विकिरण के दौरान था, जब पृथ्वी से टकरा किरणें अंतरिक्ष में लौटती है तो इन किरणों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाने नहीं देती, अर्थात यहीं पर इनको रोक लेती है। इसके कारण ये एक ग्रीन हाउस के समान कार्य करती है, अर्थात सूर्य की किरणों को तो आने देती है परंतु पृथ्वी से निकलने वाली तिरंगों को वापस नहीं जाने देती। इस कारण इसे एक ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड काम करती है। तो ये कथन सही हो जाएगा दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण को के लिए तो पारदर्शी, पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। तो कथन केवल 2 कथन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि क्यों समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए ही आवश्यक माना जाता है या आदर्श माना जाता है? कारण बताइए दोस्तों इसका। पहला है इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। ऑप्शन बी है इस परत में तापमान सम रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। ऑप्शन सी है यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है। और ऑप्शन डी है इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। तो इसका सही आंसर बताइए कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए क्यों आदर्श माना जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों वायुमंडल की संरचना की बात की जाए तो वायुमंडल की परतें, तो वायुमंडल की परतों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों। क्षोभमंडल, सबसे निचली परत को हम क्षोभमंडल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में दोस्तों आता है मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। इसके बाद आता है दोस्तों आयनोस्फीयर या आयन मंडल,
और सबसे ऊपरी परत दोस्तों बहिर्मंडल अर्थात तापमंडल या सबसे ऊपरी परत या सबसे बाहरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है। इसके अंदर दोस्तों मौसमी घटनाएं शामिल होती हैं अर्थात बादलों से होने वाली वर्षा या फिर मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। अब मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते जाते हैं तो मौसमी घटनाओं में अंतर होता जाता है, मौसमी घटनाएं कम होती जाती है या फिर विद्यमान नहीं होती है, इनकी अनुपस्थिति भी होती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श क्यों माना जाता है। तो दोस्तों समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाने वाली परत है। इसी के अंदर दोस्तों एक ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारी पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है अर्थात हमारे लिए एक कवच का कार्य करती है। उसी के ऊपर दोस्तों मध्य मंडल होता है, अत्यंत निम्न होता है अर्थात के समय पर तापमान में कमी आती है। तो सबसे कम तापमान दोस्तों मध्य मंडल में काउंट किया जाता है। तो दोस्तों है आयन मंडल या इसको आयनोस्फीयर भी कहा जाता है, जैसे परावर्तित कर दी जाती है उसी को आयन मंडल कहा जाता है। उसके ऊपर होता है दोस्तों बहिर्मंडल, अत्यधिक ताप के कारण इसे तापमंडल या बहिर्मंडल कहा जाता है, जहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गर्म गैसें विद्यमान होती है। तो दोस्तों जेट विमानों की उड़ान के लिए समताप मंडल को आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, तो जेट विमान आसानी से यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बादल और अन्य मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है अर्थात और समताप मंडल से निचले मंडल में क्षोभ मंडल के अंतर्गत मौसमी घटनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारक का क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, इसका कारण है विषुवत वृत्त पर वायु का प्रवाह तेज होता है। तो आंसर बताइए दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कथन कह रहा है दोस्तों क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। क्षोभ मंडल दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर पृथ्वी की सबसे निचली परत और पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली पहली परत या सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 0 से 18 किलोमीटर तक, लगभग 0 से 18 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई मानी जाती है। विषुवत वृत्त पर अलग होती है, तब भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक अर्थात इसकी अलग होती है और ध्रुवों पर जाते जाते इसकी ऊंचाई में परिवर्तन आता रहता है। तो इसकी ऊंचाई की अगर विषुवत वृत्त पर अर्थात 0 डिग्री पर बात की जाए तो 0 डिग्री पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर मानी जाती है। इसी ऊंचाई को दोस्तों 90 डिग्री अर्थात ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर लगभग 8 किलोमीटर तक की क्षोभ मंडल की ऊंचाई मानी जाती है। तो कथन है दोस्तों क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक होती है। ये सही बात है दोस्तों, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक होती है क्योंकि क्षोभ मंडल पर अर्थात समनीय धाराओं के आधार पर इसकी ऊंचाई को निर्धारित किया जाता है। तो क्षोभ मंडल पर अर्थात विषुवत वृत्त पर या फिर भूमध्य रेखा पर समनीय धाराएं अधिक ऊंचाई तक उठती है क्योंकि वहां पर सूर्य ताप या सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण ताप अधिक है और अत्यधिक ताप के कारण समनीय धाराएं अधिक ऊपर तक पहुंच जाती है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई में भी भिन्नता आती है। और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें अर्थात सूर्य का आपतन कोण होता है, जिसके कारण वहां पर सूर्य की किरणें कम पड़ती है, इसके कारण इसकी ऊंचाई भी मात्र 8 किलोमीटर तक ही मानी जाती है। तो कारण देखिए दोस्तों, विषुवत वृत्त पर वायु का प्रवाह तेज होता है, विषुवत वृत्त पर वायु का प्रवाह तेज होता है। तो इसका कारण और कथन बताइए दोस्तों, का सही आंसर क्या होगा। विषुवत वृत्त पर वायु का प्रवाह तेज होता है, सही बात है दोस्तों। विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक सूर्यताप के कारण और वर्षा अधिक होती है, तो
का प्रवाह, वायु का प्रवाह तेज होता है, परंतु ये क्षोभ मंडल की कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दोनों कथन सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों अपने अलग अलग कथन दे रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है, इस संस्तर में धूल कण व जलवाष्प मौजूद होते हैं। दूसरा कथन है, इस संस्तर में मौसम में परिवर्तन होता है। तीसरा कथन है, जैविक क्रिया के लिए यह संस्तर सबसे महत्वपूर्ण है। उपयुक्त कथन संबंधित है क्षौमंडल से, समताप मंडल से, मध्य मंडल से या आयन मंडल से। तो सही कथन बताइए दोस्तों, कौन सा कथन इनमें सही है? तीनों विशेषताएं कौन से मंडल में पाई जाती है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। अभी हमने सॉल्व किया था कि कौन से संस्तर में धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं, मौसम परिवर्तन कौन से मंडल में होता है, और जैविक क्रिया के लिए संस्तर सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही मौसमी परिवर्तन सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, और इसी के अंतर्गत धूलकण और जलवाष्प सर्वाधिक होते हैं, क्योंकि सूर्य ताप यहाँ पर लंबवत होता है, अतः सर्वाधिक सूर्य ताप के कारण वर्षा अधिक, धूलकण अधिक, जलवाष्प अधिक होते हैं, और इसी में जैविक क्रिया के लिए संस्तर सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओजोन परत पाई जाती है मध्य मंडल में, क्षोभ मंडल में, बहिर्मंडल में या समताप मंडल में? कौन से मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो सही आंसर बताइए दोस्तों, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाने वाली एक परत है, अर्थात यह एक कवच के रूप में कार्य करती है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई अर्थात यह समताप मंडल में 18 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी को दोस्तों 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई भी माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट जाती है? रेडियो तरंगों का परावर्तन कौन से मंडल से होता है? क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से, आयन मंडल से या मध्य मंडल से? कौन से मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? तो बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों आयन मंडल से। आयन मंडल से ही पृथ्वी द्वारा भेजी जाने वाली रेडियो तरंगों को पुनः वापस परावर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में किस परत में जलवाष्प का पूर्ण अभाव के निर्माण को रोकता है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या बहिर्मंडल में? किसके अंतर्गत जलवाष्प का पूर्ण अभाव मेघों के निर्माण को रोकता है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। जलवाष्प का पूर्ण अभाव मेघों के निर्माण को कौन सा परत या कौन सा मंडल रोकता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बहिर्मंडल। अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाने के कारण और अत्यधिक ताप के कारण, हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसों की विद्यमानता के कारण अत्यधिक तापमान होता है, जिस कारण यहाँ पर जलवाष्प का पूर्ण अभाव होता है, और जब जलवाष्प का पूर्ण अभाव होता है तो मेघों का निर्माण नहीं हो सकता। इसका सही आंसर है बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में दोस्तों बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है, मेघों का निर्माण होता है। समताप मंडल में भी दोस्तों जब संवहनीय धाराएं क्षोभ मंडल को पार करके समताप मंडल में पहुंच जाती है कभी कभी, तो उसमें बनने वाले बादल को मुक्ताप मेघ कहा जाता है या मदर ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। तो लेकिन बहिर्मंडल में दोस्तों किसी भी प्रकार के बादलों का निर्माण या मेघों का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में आयन कणों द्वारा उत्तरी गोलार्ध में चादर की भांति प्रकाश के फैलाने को क्या कहते हैं? अरोरा बोर्लिश, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा निकोलस या फिर अरोरा सिंड्रोम? वायुमंडल में आयन कणों द्वारा उत्तरी गोलार्ध में चादर की भांति प्रकाश के फैलाने को क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों अरोरा बोर्लिश कहा जाता है।
और इसी को दोस्तों अगर दक्षिणी गोलार्ध में बोला जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अरोरा क्या होता है दोस्तों? अरोरा क्या होता है? अरोरा दोस्तों आयन मंडल में अर्थात आयनोस्फीयर में हाइड्रोजन और हीलियम के कण जब आपस में टकराते हैं तो उनसे एक प्रकाश निकलता है, उसी रंगीन प्रकाश को अरोरा कहा जाता है। इसी को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोर्डलिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण का क्वेश्चन है। तापीय ह्रास दर वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान के घटने को कहते हैं। इसका कारण है पृथ्वी के वायुमंडल का निचला भाग नीचे की ओर से गर्म होता है। का सही आंसर बताइए दोस्तों। कथन और कारण का क्वेश्चन है। तापीय ह्रास अर्थात नॉर्मल लैप्स रेट की बात कर रहा है। नॉर्मल लैप्स रेट वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान के घटने को कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल का निचला भाग नीचे की ओर से गर्म होता है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। थर्ड तापीय ह्रास दर वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ आते जाते हैं तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है, या फिर इसी को दोस्तों 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के वायुमंडल के निचले भाग को देखते हैं तो निचले भाग में तापमान गर्म होता है अर्थात तापमान उच्च होता है और ऊंचाई के पास जाने पर तापमान निम्न होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर ध्रुवीय ज्योति अर्थात सुमेर ज्योति उत्पन्न होती है बाह्य मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में या समताप मंडल में। कहाँ पर सुमेर ज्योति या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है? इसी को दोस्तों अरोरा बोर्डलिस कहते हैं। यह है तो उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोर्डलिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ उत्पन्न होते हैं? कौन से मंडल में इनकी उत्पत्ति होती है? बहिर्मंडल मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में या फिर समताप मंडल में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आयन मंडल में ही अरोरा की घटना होती है, जिसे उत्तरी गोलार्ध में सुमेर ज्योति और दक्षिणी गोलार्ध में कुमेर ज्योति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती ऊंचाई की ओर शोभ सीमांत समताप मंडल और आयन मंडल का सही क्रम बताइए। शोभ सीमांत को एक्स से डोनेट किया गया है, समताप मंडल को वाई से और आयन मंडल को जेड से डोनेट किया गया है। तो इसको क्रम से सेट कीजिए दोस्तों कि कौन सा अपनी अपनी ऊंचाई के अनुसार सही क्रम है। तो अभी हमने देखा दोस्तों वायुमंडल की परतों के बारे में। वायुमंडल की 5 परतें होती है। शोभ मंडल सबसे निचली परत, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल और अंत में बहिर्मंडल होता है। तो दोस्तों शोभ सीमांत खास जब सीमांत क्या होता है दोस्तों, दो मंडल अर्थात दो परतों के बीच का ऐसा क्षेत्र जो दोनों परतों की विशेषताएं रखता हो उसी को सीमा या सीमांत कहते हैं। तो शोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य एक सीमांत परत भी पाई जाती है, इसी को दोस्तों शोभ सीमा कहते हैं, जिसकी मोटाई लगभग 1.5 किलोमीटर तक मानी जाती है। तो शोभ सीमांत दोस्तों शोभ मंडल के ऊपर शोभ सीमा पाई जाती है। तो सबसे ऊपर सबसे स्टार्टिंग में था शोभ सीमा को रखते हैं, उसके बाद में दोस्तों समताप मंडल होता है और सबसे अंत में अर्थात बहिर्मंडल से नीचे वाली परत को आयन मंडल कहा जाता है। तो इसका सही क्रम है दोस्तों एक्स वाई जेड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटे तौर पर वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है जो निम्नलिखित है। तो उनको अपनी ऊंचाई के अनुसार इनको क्रम में जचाना है दोस्तों।
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम दर्शाता है जिसमें वे पृथ्वी की सतह के रूप में प्रकट होते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। तो अभी हमने देखा दोस्तों, सबसे पहली परत या सबसे निचली परत कौन सी होती है? सौरमंडल होती है। इसी को दोस्तों हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों समताप मंडल होता है, उसी को हम स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों मध्य मंडल होता है अर्थात मेसोस्फियर होता है। इसके बाद दोस्तों आयनोस्फियर आयन मंडल होता है। और सबसे अंत में दोस्तों एक्सोस्फियर होता है अर्थात बहिर्मंडल होता है। उसका क्रम पहचानना है दोस्तों। क्रम है 2 1 5 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले सौरमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे अंत में बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त होती है? पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त होती है? भूमध्य रेखा पर, उपोष्णकटिबंध में, शीतोष्णकटिबंध में या उपरोक्त सभी में? किस में सूर्य ताप की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती है? सूर्य ताप की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपोष्णकटिबंध में। उपोष्णकटिबंध के अंतर्गत ही सूर्य ताप की मात्रा सर्वाधिक होती है। सूर्य लंबवत सूर्य सर्वाधिक तो भूमध्य रेखा पर चमकता है, परंतु वहां पर सर्वाधिक सूर्य ताप की मात्रा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि संवहनीय धाराएं ऊपर उठकर संघनित होती है और बादलों का निर्माण करती है, तो वहां पर हमेशा बादल छाए रहते हैं, जिसके कारण भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप की अधिक मात्रा नहीं पहुंच पाती। परंतु भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाले क्षेत्र को उपोष्णकटिबंध कहा जाता है, जहां पर सर्वाधिक सूर्य ताप की मात्रा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है। इसी कारण सूर्य ताप सीधा यहाँ की सतह पर प्रवेश करता है और इसका ताप सर्वाधिक यहाँ पर प्राप्त होता है। इसलिए सूर्य ताप की सर्वाधिक मात्रा उपोष्णकटिबंध में प्राप्त होती है और सूर्य लंबवत दोस्तों भूमध्य रेखा पर चमकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट सीरीज में इसी टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन से। तब तक अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, और जो भी आपको डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप और पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।